प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सीईटी का कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने है। आज की इस क्लास में अपन सीईटी का पूरा दोस्तों मॉडल पेपर देखेंगे। सीईटी के जो आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता है कि दोस्तों आलोक राज ने पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो आलोक जी का जो पैटर्न है दोस्तों उसको फॉलो करते हुए मैं कंप्लीट आपको मॉडल पेपर यहाँ पर करवाने वाला हूँ साथियों। तो बिल्कुल आपको फटाफट तरीके से दोस्तों है वो इस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि सीईटी का जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, किस लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आप 150 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। देखिए जो नया वाला पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है बालातल सभ्यता है ना, ये राजस्थान में कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में या वल्लभनगर उदयपुर में? तो प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता है ये वल्लभनगर उदयपुर में है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है पहले ऑप्शन में बिल्कुल क्या रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर साथ साथ में दोस्तों है वो बिल्कुल आंसर आने चाहिए, खाली कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, खाली किसी को बैठना है नहीं, साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर है वो यहाँ पर आपको कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि काबुल में जो अकबर के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1585 में। इसको सफलतापूर्वक दबाने का जो काम किया था वो किसने किया था, फटाफट तरीके से बता देंगे। तो बिल्कुल इसका आपका आंसर रहेगा साथियों, वो रहेगा मान सिंह ने। मान सिंह ने उसमें विद्रोह को है वो दबा दिया था। तो डी ऑप्शन आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, दिलवाड़ा में स्थित तेजपाल मंदिर अथवा है ना लोनाव शाही मंदिर को आपको बताना है कि किस तीर्थंकर को समर्पित है। दिलवाड़ा में दोस्तों मंदिर है तेजपाल मंदिर अथवा दोस्तों लोनाव शाही मंदिर है, ये किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ जी को, पार्श्वनाथ जी को, नेमिनाथ जी को या महावीर स्वामी को? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर रहेगा साथियों नेमिनाथ को। तेजपाल मंदिर और लोनाव शाही मंदिर दोस्तों है वे नेमिनाथ जी को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे पूछे दोस्तों कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1938 में। अब आपसे पूछा है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा त्रिलोकचंद माथुर ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में साथियों त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र है ना इकाई बनाना चाहते थे? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ। आजादी के बाद जोधपुर के ऐसे कौन से दोस्तों यहाँ पर शासक थे जो अपनी रियासत को एक क्या बनाना चाहते थे विद्यार्थियों, स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे? तो वो आपके थे विद्यार्थियों राजा हनुमान सिंह। जो भी हनुमान सिंह बता रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने राजरूप की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजरूप की भूमिका में है ना डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा है साथियों? तो वो यहाँ पर कहा है आपके रामकरण ओसापा ने। किसने कहा है दोस्तों? पंडित रामकरण ओसापा कहते हैं कि डिंगल है वो क्या है, राजस्थानी भाषा है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किन किन जिलों में किया जाता है? बात करें दोस्तों चरी नृत्य के बारे में, तो ये कौन करता है ये आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, कमेंट करके बताना है। देखिए किशनगढ़ में, अलवर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो चरी नृत्य दोस्तों है ये मुख्य रूप से किशनगढ़ के अंदर किया जाता है। जो भी किशनगढ़ को सही बता रहा है बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन दोस्तों है, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान क्रीड़ा क्रीड़ाओं में आपको बताना है कि राजस्थान का खजुराहो? बिल्कुल प्रश्न यही से बन रहा है कि राजस्थान का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है। ठीक है ना, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण दोस्तों है बिल्कुल राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे, थोड़ा सा प्रश्न घुमाने के लिए आपको आगे ऐड किया है, बट प्रश्न वही है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो वो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर।
किरडू मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला यहाँ पर आपको कुलदेवी और जाति है, इनको मिलान करना है कि कौन सी कुलदेवी किस जाति की है साथियों। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। ठीक है ना, कौन सी कुलदेवी है वो कौन सी जाति की है। सबसे पहले करणी माता, करणी माता दोस्तों चारणों की कुलदेवी है। किसकी है? चारणों की। 4 लिख दो। उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर संग्राय माता की, तो संग्राय माता है खंडेलवाल की दोस्तों कुलदेवी। 3 लिख दो। उसके बाद साथियों आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी। 2 लिख दो। नारायणी माता है वो नाई समाज की कुलदेवी। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 4321। ठीक है, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी 4321 बता रहा है बिल्कुल ऑप्शन आप सबका सही है। ऐसा प्रश्न दोस्तों मिलेगा एग्जाम में, अच्छे से कवर कर लो। अगला प्रश्न है दीघा गणगौर का मेला कहाँ लगाया जाता है। बिल्कुल दीघा गणगौर का जो मेला भरता है साथियों, ये मेला कहाँ पर भरता है, तो ये मेला भरता है दोस्तों जोधपुर में। दीघा गणगौर है वो जोधपुर में दोस्तों मेला भरता है। ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि भैंस की नस्ल कौन सी दोस्तों है वो नहीं है। ठीक है ना, महसाना, मुर्रा, बदावरी और जैसलमेरी दोस्तों है वो यहाँ पर भैंस की नस्ल नहीं है मेरे विद्यार्थियों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। वन्य जीव है और अभ्यारण्य है कि कौन सा अभ्यारण्य है वो किस जिले में दोस्तों है वो पाया जाता है। तो देखिए सरिस्का अभ्यारण्य आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो बड़ा सरिस्का अभ्यारण्य है ना, कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, सरिस्का अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है, तो सरिस्का बिल्कुल आप सबको पता है कि अपने अलवर के अंदर है वो सरिस्का अभ्यारण्य है। ठीक है ना, सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। तो मैं यहाँ पर मिलान करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सरिस्का हो जाएगा अलवर में, डी, डी कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो मरु उद्यान अपने जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है, जैसलमेर। उसके बाद ताल चापर चूरू में, और पीछे बचा रामगढ़ है वो बूंदी में है। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा DCBA। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। चलिए देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों तैयार कर दिया गया है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें और आज ही दोस्तों अपनी सीईटी की विधिवत ढंग से तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बदलता पैटर्न और अब की बार दोस्तों समय भी कम मिलेगा, वैधता भी बढ़ा दी गई है, 3 साल तक है। तो बढ़िया तरीके से सीईटी की तैयारी करने के लिए आप क्या करें विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें और यहाँ से दोस्तों कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जा रहा है विशेष मार्गदर्शन के साथ में। इससे बार 100% दोस्तों कुछ नहीं, अगर ये आपने कवर कर लिया तो समझो आपका नंबर है सीईटी आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया। पहली बात, सहेलियों की बाड़ी कहां पर है साथियों, सहेलियों की बाड़ी है वो अपने उदयपुर के अंदर है। तो बताओ इसका निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण दोस्तों है वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर मिलान करनी है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व प्रकृति दिवस, विश्व वन दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस। अच्छे से दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस है दोस्तों वो आपका मनाया जाता है बिल्कुल 5 जून को। कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाते हैं। तो लिखो 3। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों विश्व प्रकृति दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 3 अक्टूबर को, लिखो 1। ठीक है, उसके बाद विश्व वन दिवस, वन दिवस दोस्तों आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 4। उसके बाद पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कोड बनेगा 3142। आपका यहाँ पर कोड क्या बनेगा दोस्तों, 3142 है वो यहाँ पर कोड बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बिल्कुल मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको इस बार अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो आपका पैटर्न है उसी को हमने फॉलो किया है। तो देखिए खनिज है और खनन क्षेत्र है कि कौन सा खनिज कहां से दोस्तों है वो निकलता है। सबसे पहला है पन्ना दोस्तों, पन्ने की खान दोस्तों है वो अपने काला गुमान में। कहां पर है, काला गुमान। 2 लिख दिया। उसके बाद फ्लोराइड की बात करें विद्यार्थियों, फ्लोराइड जो अपने को देखने को मिलता है ये मिलता है मांडो की पाल में। तो लिखो 1। लिग्नाइट दोस्तों है, आप सबको पता है विद्यार्थियों, लिग्नाइट दोस्तों है ना, लिग्नाइट राजस्थान में लिग्नाइट की खान अगर आपसे पूछे तो वो है वो साथियों कहां पर है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो लिग्नाइट निकलता है कपूरनी जालीपा से और रॉक फॉस्फेट है वो अपने जामर कोटड़ा से।
तो यहाँ पर आपका कोड क्या बनेगा, 2134 कोड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर आपका कोड? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबके कमेंट सही आ रहे हैं। बिल्कुल 2134 है वो आपका कोड बन जाएगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए राजस्थान के अधिक भूभाग पर कौन सी मृदा पाई जाती है? राजस्थान का क्षेत्रफल आप सबको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। उसमें अगर मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है दोस्तों वो है एरिडोसॉल्स है और एंटीसॉल्स। एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स मृदा है दोस्तों, और राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा है। अगला है भीलों के वस्त्र के बारे में फेटा क्या है दोस्तों? ठीक है, अगर आपने भील जनजाति को अच्छे से पढ़ रखा है तो भीलों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में साथियों, ठीक है ना। भीलों के संबंध में आपको बताना है कि फेटा है वस्त्र क्या होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का बिल्कुल सिर का वस्त्र होता है। एक दोस्तों होता है पोतिया, तो पोतिया भी क्या होती है? पोतिया भी दोस्तों भीलों की पगड़ी होती है, ठीक है ना। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, ठीक है। अगला, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कनक जो त्रिव ढाल वाले ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ है उन्हें क्या बोलते हैं? सीधा प्रश्न है दोस्तों। सिरोही के जो उबड़ खाबड़ पहाड़ है ना, सिरोही जिले के उबड़ खाबड़ कट्टे फट्टे पहाड़ को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो उसे स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? सिरोही के पहाड़ों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, ठीक है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न प्रकार में से भौतिक स्वरूप को आपको क्या करना है दोस्तों? क्रम का अवलोकन करेंगे। बिल्कुल आपको झालावाड़ से बीकानेर की तरफ जाना है। झालावाड़ से लेकर आपको कहाँ जाना है दोस्तों? बीकानेर की तरफ यात्रा करना है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है दोस्तों? भौतिक स्वरूपों को क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा हाड़ौती का पठार दोस्तों। क्या आएगा? झालावाड़ से जाएंगे ना, हाड़ौती पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली आएगी। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, शानदार दोस्तों। जिस समय भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, प्ले स्टोर से आरपीएसटी ऐप को डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अबरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में दोस्तों अबरक का उत्पादन होता है, वो होता है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा को राजस्थान की अबरक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थायी निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है ना कितने कार्य करने का अधिकार दिया है? बिल्कुल आपका यहाँ पर जो आपका 74वां संविधान संशोधन दोस्तों है, उसको लेके प्रश्न आपसे पूछा है कि उसके अंदर जो शहरी निकाय होते हैं ना, उनको दोस्तों 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य करने का अधिकार प्रदान किया है? तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर दोस्तों है वो क्या हो जाएगा? 18। 18 दोस्तों यहाँ पर क्या है? बिल्कुल कार्य करने का अधिकार है वो प्रदान किया है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? देखिए मानवाधिकार आयोग के जो दोस्तों आपको बताना है अधिनियम है वो किस दिनांक के उपरांत लागू हुए? तो ये दोस्तों अपना लागू हुआ है। बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम सही आ रहा है। क्या आ रहा है सबका उत्तर? 19 जनवरी 2001 से, 19 जनवरी 2001 से दोस्तों है वो सारे के सारे अधिनियम है वो लागू कर दिए गए। अगला है राजस्थान राज्य सूचना आयोग है ना, लोक सूचना अधिकारी है, अधिकतम रुपए का जुर्माना लग सकता है। इस पे जुर्माना कितना लगता है? जो आपका राजस्थान राज्य आयोग है ना, जो लोक सूचना अधिकारी पर अधिकतम जो जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों, वो जुर्माने की राशि आपको बतानी है। तो वो राशि दोस्तों 25,000 का अधिकतम है वो यहाँ पर जुर्माना दोस्तों लग सकता है, ठीक है। अगला, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था विद्यार्थियों, वो अपने हुआ था जुलाई 1994 में, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से है ना, आपको बताना है एक से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उत्पन्न दिया गया है? आर्थिक न्याय की बात की गई है दोस्तों, वो किसमें की गई है? भारत के संविधान में देखो सारे प्रश्न क्या है, घुमा घुमा के दिए हुए है। बाकी प्रश्न सेम का सेम है, प्रश्न नहीं नहीं है दोस्तों, वही प्रश्न, बस अगली बार थोड़ा पैटर्न है वो यहाँ पर क्या है, चेंज देखने को मिल रहा है। घुमा घुमा के क्वेश्चन दोस्तों दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे आर्थिक न्याय दोस्तों है उसका जो वर्णन मिलता है वो संविधान में कहां पर मिलता है? तो वो मिलता है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। बी उत्तर क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे वो अपने कौन रहे थे? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे।
सबसे कम सेवा करने वाले मुख्यमंत्री दोस्तों, तो वो आपके यहाँ पर रहेंगे हीरालाल देवपुरा, जो कि दोस्तों क्या है, लिमिटेड समय के लिए रहे थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको बच्चा है कि भाई सीटी में साइंस भी अच्छी खासी आती है। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों, सबके कमेंट से आना चाहिए, बढ़िया तरीके से साथ साथ में कमेंट करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी शब्द आ रहा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन, बिल्कुल ब्रोमीन दोस्तों जो धातु होती है ना, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। हीमोग्लोबिन में धातु होती है दोस्तों आयरन। कौन होता है हीमोग्लोबिन में? आयरन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडिस है ना गुबन जैसा स्वरूप रखता है? फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर, कार्बन का कौन सा दोस्तों अपरूप है जो जियोडेसिस गुबंद जैसा स्वरूप रखता है? तो वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? तो वो आपका हो जाएगा बिल्कुल पुलेरिन। जो भी पुलेरिन बता रहा है, साइंस अच्छे से दोस्तों कवर कर लेना। ठीक है ना, एक वीडियो में ये भी लेके आऊंगा कि सीटी में किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रकाश का अधिकतम वेग होता है, बिल्कुल प्रकाश का वेग दोस्तों अधिक किसमें होता है? कांच में, निर्वात में, वायु में या पानी में? अगर आप दोस्तों अपने घर पे टॉर्च ऑन करते हो और वो किसके अंदर अधिक जाती है ना, उसका वेग दोस्तों अगर देखें ना, तो वो दोस्तों निर्वात। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ रहा है कि निर्वात के अंदर दोस्तों टॉर्च है, बिल्कुल उसका वेग अधिक होता है। तो बी ऑप्शन आप सबका सही है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रमों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, भारत के जो भी अंतरिक्ष वगैरह विद्यार्थियों हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फटाफट कमेंट करेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विकास के लिए विद्यार्थियों, वो है, वो कौन जिम्मेदार है? तो बिल्कुल आप सबका आंसर दोस्तों आ चुका है, इसरो है। वो यहाँ पर पूरा क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष का मामला हैंडल कर रही है। ठीक है, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, कमेंट करेंगे। मानव में दोस्तों अलिंग गुणसूत्र के वो कितने होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो होती है 44। कितनी होती है दोस्तों? 54, बिल्कुल 44। ठीक है, हाँ 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। बिल्कुल आपको बताना है, साइंस का बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। क्या पूछा दोस्तों कि मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता का उत्तरदायी कौन होता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, सबका कमेंट्स है वो यहाँ पर दोस्तों आना चाहिए। सबके कमेंट में दोस्तों यहाँ पर है वो देख रहा हूं, तो बढ़िया तरीके से सभी विद्यार्थी है वो कमेंट करके यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, और जिसने भी क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास है वो और भी दोस्तों टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या रहेगा, डाउन सिंड्रोम के लिए ये क्या उत्तरदायी रहती है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हिंदी का पूछा है, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? अयादी संधि का उदाहरण बताना है, वो कौन से क्रम में दोस्तों? तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है साथियों कि जो अयादी संधि उपयुक्त हुई है, ठीक है ना, अयादी संधि दोस्तों उपयुक्त हुई है वो किस वाले में हुई है? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर बता देंगे अयादी संधि का उदाहरण दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आप सबने आंसर दिया है कि दाहिनी, जो दाहिनी शब्द दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उसके अंदर दोस्तों संधि देखे तो दोस्तों कौन सी संधि है आपकी, बिल्कुल यहाँ पर आपकी अयादी संधि है वो उपयुक्त हुई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर दे प्लस इनी दाहिनी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति विद्यार्थियों, यथाशक्ति में अगर आपसे पूछे समास तो अव्ययभाव समास है। ठीक है ना, यथाशक्ति में अव्ययभाव समास है। संस्कार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? संस्कार में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है साथियों। तो बिल्कुल संस्कार शब्द में सम है, वो क्या है दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग है। सम देखो, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है ना, तो संस्कार में सम उपसर्ग है। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? कमेंट करेंगे। एक प्रत्यय दोस्तों किसके अंदर नहीं लगा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग है वो दोस्तों नहीं किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी, लौकिक। लौकिक में दोस्तों एक प्रत्यय है वो नहीं लिखा हुआ है, बाकी सामाजिक में है, दैहिक में है और औपन्यासिक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ऐसा कौन सा दोस्तों यहाँ पर है
जो इसमें सभी शब्द है वो दोस्तों आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए वो ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर ए, गलत, असूची और लुप्त, ये तीनों ही क्या है दोस्तों आपस में पर्यायवाची है, वो नहीं है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, मौखिक का सही विलोम क्या होगा? मौखिक का अगर विलोम शब्द अगर आपसे पूछे साथियों कि बताओ मौखिक का विलोम, तो मौखिक का विलोम होता है लिखित। क्या होता है साथियों? लिखित है वो मौखिक का विलोम होता है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? अनेकार्थी में से बताना है कौन सा यहाँ पर दोस्तों है वो अनुपयुक्त है। तो बिल्कुल देखते हैं ऑप्शन ए को। तो बिल्कुल ऑप्शन ए है वो क्या है दोस्तों यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से अनुपयुक्त है। ठीक है, साथ साथ में कमेंट करते रहो। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2026 की संपूर्ण तैयारी वो करवाई जा रही है। ठीक है, किस क्रमांक में अचीर अचीर का है ना, अचीर अजीर का सही अर्थ भेद है? देखिए अर्थ भेद वाले क्वेश्चन आपको पता है 100% चाहे कौन सा भी एग्जाम जिसमें हिंदी है उसमें पक्के आते हैं। तो इसका जो आपका उत्तर रहेगा, अचीर का मतलब होता है नवीन और अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। विशेषण से दोस्तों भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? तो वो है शिष्टता। शिष्टता है वो क्या है साथियों? विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं ना, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष सर्वनाम से करो। देखो यहाँ पर आपको बताना है मोहन प्रकाश जी दोस्तों है ना हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको अन्य पुरुष में करनी है ना तो क्या करना है पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको उन्हें, यहाँ पर आपको लिखना है मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर रहेगा सी। अन्य पुरुष का पूछा तो क्या आएगा? उन्हें आएगा। अगला प्रश्न है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस समंश में है? फटाफट कमेंट करेंगे। बुद्धिहीन दोस्तों है ना, जो बुद्धिहीन होता है विद्यार्थियों वो आता है विशेषण। बुद्धिहीन शब्द क्या है दोस्तों? एक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अगला वे अविकारी शब्द जो वाक्यों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों को दोस्तों क्या है? जोड़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? समुच्चय बोधक शब्द के नाम से जाना जाता है। कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर दोस्तों अंतर्द्वंद का आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वो एकदम शुद्ध है। यहाँ पर फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी है वो कमेंट करके बता देंगे। तो शुद्ध शब्द की पहचान करेंगे तो रहेगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन डी, अंतर्द्वंद है जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वो एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या समाप्त करके मैं नौकरी करूंगा। चिंतन है ना, चिंतन मनन समाप्त करने में नौकरी करूंगा। शिक्षा समाप्त करके मैं नौकरी करूंगा। अध्ययन समाप्त करके मैं नौकरी करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों शुद्ध वाक्य की अगर आपको पहचान करनी है यहाँ पर तो वो आपका यहाँ पर कौन सा रहेगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है ऑप्शन सी, शिक्षा समाप्त करके मैं नौकरी करूंगा। ये वाक्य का एकदम शुद्ध वाक्य है। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सही विकल्प चुनिए। बिल्कुल आपको बताना है दोस्तों मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों लाक्षणिक। क्या होता है साथियों? लाक्षणिक। अगला प्रश्न है हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। बिल्कुल जो हर काम में दोस्तों क्या करता हो? देरी करता हो, है ना, तो उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा साथियों? हर काम में देरी करने वाले के लिए एक शब्द जो आपका आता है वो दोस्तों आता है बिल्कुल ऑप्शन है दीर्घ सूत्री। क्या आता है? दीर्घ सूत्री। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों आने से पहले देखिए जो विद्यार्थी सीईटी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो सीईटी का कोर्स भी हमारे पास में, बीएसटीसी भी है, हाई कोर्ट का भी है। जो भी कोर्स लेना चाहते हो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर पेमेंट किसी और से करना है, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें साथ ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता वाक्य है ना, इनके लिए कौन सी उक्त ठीक नहीं है? बिल्कुल आपको बताना है कि क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता है, इसके लिए कौन सी उक्ति ठीक नहीं है दोस्तों, है ना। टूटी को क्या जोड़ना, गांठ पड़े और न रहे। ठीक है, चुपचाप नहीं जोरी रिसा ने, टूटी की क्या बूटी, टिड्डी के रोके आंधी नहीं रुकती। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए कि कौन सा यहाँ पर उक्ति ठीक नहीं है। ठीक नहीं की बात करें तो वो है बी। ठीक है ना, टूट चाप नहीं जोरी रिसा ने, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला अगला एजेंडा शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? एजेंडा, एजेंडा शब्द का अगर दोस्तों हिंदी में रूपांतर करेंगे तो इसका आएगा कार्यसूची। क्या आएगी? कार्यसूची को एजेंडा कहा जाता है इंग्लिश में। किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक की जानकारी
और पद का नाम छपा होता है। तो बिल्कुल वो दोस्तों होता है किसमें, वो अपने साथ ही होता है अर्थशास्त्र के पत्र में। अर्थशास्त्र के पत्र लिखते हैं उसके अंदर इस तरीके से फॉर्मेट तैयार किया जाता है। अब प्रश्न है कंप्यूटर का। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। बिल्कुल, जब अपन कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं साथियों, तब बूटिंग प्रोसेस क्या करता है, तो बूटिंग प्रोसेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है कंप्यूटर का। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब हुआ था? देखिए, भारत का जो पहला दोस्तों कंप्यूटर है वो स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो अपने स्थापित किया गया था दोस्तों बिल्कुल कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, इंडियन स्टेनलेस इंस्टीट्यूट कोलकाता 1955 में स्थापित हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों, सीपीयू और मेमोरी स्थित है विस्तार कीबोर्ड या स्टोरेज डिवाइस, मदरबोर्ड या आउटपुट डिवाइस। देखिए, सीपीयू और मेमोरी है ना, सीपीयू प्लस मेमोरी जो दोस्तों होती है वो किसका भाग है, स्टोरेज डिवाइस का भाग। बिल्कुल फटाफट, हाँ मदरबोर्ड भी कमेंट आ रहा है, क्या बात है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में देखो, मेमोरी तो डिवाइस में आ जाएगी स्टोरेज में, बट सीपीयू इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ये मदरबोर्ड में स्थित भाग होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, एनालिटिक्स इंजन किसने बनाया? कमेंट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। एनालिटिकल जो इंजन बनाया था दोस्तों, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको दोस्तों तैयार किया गया बिल्कुल ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 में 25 से किसे पर्वतारोही या शिक्षाविद को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल जो केदार सिंह रावत है, ये दोस्तों आपको बताना है कि ये पर्यावरण पुरस्कार है 2025 का, जो किसे प्रदान किया गया है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो ये दोस्तों बिल्कुल प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर सी, किसे दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन बिष्ट को। सी ऑप्शन आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को कहां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया? बिल्कुल, मोदी ने अभी दोस्तों क्या किया है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। ठीक है ना? हाँ, तो इन्होंने दोस्तों कहां पर किया है? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, यशोभूमि नई दिल्ली में। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया, ये ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया है? ये जो ऐप दोस्तों लॉन्च किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे का उद्देश्य है दोस्तों, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए। जो 11 सेवाएं उनको क्या कर दिया गया, इसके अंदर एकीकृत किया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर केसरिया रंग किसका प्रतीक है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर जो केसरिया रंग दोस्तों होता है, वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, अगला है, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? बिल्कुल है ना, यहाँ पर आपको बताना है विद्यार्थियों, पाक यानी पाकिस्तान है ना, जल डमरू मध्य है, ये किन किन देशों के बीच में स्थित है? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा भारत और म्यांमार। बिल्कुल, भारत और श्रीलंका। क्या बात है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो इसका जो उत्तर रहेगा भारत और श्रीलंका के मध्य है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है साथियों? तो वो है अपनी नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, किन वर्ष में क्रमशः गंगा व यमुना एक्शन प्लांट प्रारंभ किया गया? देखिए, गंगा व यमुना है ना, एक्शन प्लांट जो प्रारंभ किया गया विद्यार्थियों, वो अपने बिल्कुल कब किया गया है? वो 1992 और 1997 में किया गया है। ठीक है, अगला, अगला निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों है, वो आपको बताना है कौन सी है। तो वो है साथियों एंडीज। एंडीज बता रहे हो, बहुत बढ़िया। राज्य डीबीटी सहकार बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। बी ऑप्शन आप सबका सही है। तो इसी के साथ आज का ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ऐसी सीईटी की क्लासें और भी आती रहेगी। जिन्होंने भी सीईटी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन करके दोस्तों आज सीईटी की तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।